हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के रसायन विज्ञान अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी लोग भली भांति इससे परिचित हैं कि जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं अपने चारों तरफ, या जिन भी वस्तुओं के द्वारा हम अपने चारों तरफ से घिरे होते हैं, तो वो जो है स्थान भी घेरती हैं। उसमें द्रव्यमान भी होता है, उसमें भार भी होता है, उसमें आयतन भी होता है, उसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें केयरफुल्ली तो एक वस्तु से निकल सकती है। तो जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अनुभव करते हैं, यदि वो स्थान घेरती भार होता है, आकार होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। ठीक है। तो बात यहाँ पे है कि जो चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पदार्थ की। किसकी? पदार्थ की बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो अगर पदार्थ या द्रव्य की बात करें तो पूर्व की कक्षाओं में आपको पदार्थ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी या बताया गया होगा। तो आइए यहाँ पर देखा जाए पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। तो पदार्थ यानी मैटर, द्रव्य जिसको कहते हैं, कोई भी वस्तु, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ आयतन होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और वो उसके साथ साथ स्थान भी घेरती है। तो जब स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है, भार होता है, तो उसको आप कहेंगे वस्तु। क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे या फिर पदार्थ कहेंगे। पुनः परिभाषा अगर देखा जाए इसको, जब हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो परिभाषित जब करेंगे तो उसको, मैटर को, पदार्थ वह वस्तु है जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान कुछ न कुछ होता है तथा स्थान भी घेरती है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में मेज होता है, कुर्सी होती है, स्टूल, बीकर, ग्लास, अलमारी, किताब, कॉपी, ये सब हम जनरली देखते हैं। तो इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वजन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, उसके साथ साथ आयतन भी घेरता है ना? तो इसको हम कहेंगे पदार्थ। ठीक है। और भी पदार्थ देखा जाए, जल है, गैस सिलेंडर देखें, उसमें भी जो गैसें होती है वो भी स्थान घेरती हैं। पानी को बॉयल करते हैं, वो भी वाष्पित होता है, वो भी पदार्थ है ना? तो कहने का मतलब इन सब का अगर हम आयतन, द्रव्यमान और भार देखते हैं तो इसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ क्लियर है। अब हम बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती हैं। पदार्थ की कुल, तो पदार्थ का जब वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो पदार्थ है आपका 5 भागों में डिवाइड होता है। अगर हम प्राचीन दार्शनिकों की बात करें तो प्राचीन दार्शनिकों ने भी पदार्थ को 5 कैटेगरी में बांटा था। उन 5 कैटेगरियों को पंचतत्व कहा गया था उस समय, प्राचीन समय में।
पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया, जिसके कारण उसको पंच तत्व कहा गया। और वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं आपके वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व मिल करके किसी भी वस्तु या पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये 5 तत्व मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते थे, जिसके कारण इसको पंच तत्व कहा जाता था। अब ये जो पंच तत्व मिलते थे, तो चाहे वस्तु जो या पदार्थ जो बनता था वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से किसी पदार्थ का निर्माण होता था। ये जो विचारधारा थी ये प्राचीन दार्शनिकों की थी, ठीक है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया है, अवस्था के आधार पर। किस आधार पर? अवस्था के आधार पर। वो है ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्यतः हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान युग में, इस समय पदार्थ को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। 3 तो आप जानते हैं, 2 और हो गए। कौन कौन सा है? वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कण। तो इस तरीके से जब आपसे पूछा जाए पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप क्या बताओगे? 5। पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 3, ठीक है। तो अब हम एक एक संरचना का अध्ययन करें। तो जो पहली संरचना है वह है ठोस। कौन सी है? ठोस। सॉलिड। ठोस की बात करें तो पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान तीनों क्या हो? निश्चित हो। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। यानी हमने क्या क्या बताया? आकार या फिर आयतन, द्रव्यमान, आकार या आयतन या द्रव्यमान, यदि ये तीनों चीजें किसी भी पदार्थ की क्या होती है? निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। जब निश्चित हो तो ऐसे पदार्थों को आप क्या कहेंगे? पदार्थ की पहली अवस्था क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे आप अपने चारों तरफ आसपास पदार्थ देखते होंगे। सपोज करिए कि मेरा चाक, ये जो मैं चाक लिया हूं हाथ में, इसको अभी कुछ न कुछ आकार, कुछ न कुछ आयतन है, कुछ न कुछ द्रव्यमान है। तीनों क्या है? सब निश्चित है। ये आपका व्हाइट ब्लैक बोर्ड है, दीवार है, ईंटा पत्थर है, मेज है, कुर्सी है, लकड़ी है। हम आप देखा जाए तो इनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है,
तो जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक, ओके, क्लियर है। करें हम ठोस की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की। तो ठोस की जब संरचना की हम बात करेंगे तो इसमें हम ये पाते हैं कि जैसे ये हमारा हाथ है, अगर हम इन हाथ में जो फैलेंजेज है, जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों को बल लगा करके पूरा मोड़ दें, बंद कर दें, तो आपको ये क्या प्राप्त हो रहा है, मुट्ठी प्राप्त हो रही है। अब इस मुट्ठी को जब फोर्स के साथ, अंगुलियों के मध्य जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है, अगर वो बहुत अधिक है तो पकड़ा रहेगा, मतलब मुट्ठी आपकी बंधी रहेगी। तो इसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो जब आप इसी प्रकार किसी ठोस का अध्ययन करेंगे तो जैसे एक मुट्ठी के निर्माण में ये पांचों उंगलियां आपस में जुड़ करके एक बड़े आकार का निर्माण करती थी, वैसे ही जो ठोस होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो भाग होते हैं, उसको हम कण कहते हैं। सपोज करिए कि 10 ml यहाँ तक हो गया आपका, 10 ml निकाल लिया। अब इस 10 ml जो हमने निकाला 10 ml को, इस 10 ml को हम शुद्ध जल में डाल देते हैं, और अगर ये मान लीजिए आपका शुद्ध जल है और इसकी अमाउंट जो हमने 90 ml लिया। अब इस 90 ml में इस 10 ml को डाल देते हैं। ठीक, घोल दिया। फिर इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार करते हैं। फिर हम इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर उसको जो है हम क्या करेंगे, 90 ml जल में घोलेंगे, है ना। तो फिर हमारा 100 ml होगा, फिर उसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर हम उसको 90 ml में घोलेंगे। तो इस तरीके से ये चरण हम जो है 5 से 8 बार करते हैं। ठीक है, जब 5 से 8 बार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमने 100 ml में पोटेशियम परमैंगनेट घोल रखा था वो गुलाबी कलर था, लेकिन जब उसको हम 10 ml निकाल करके 90 ml जल में घोला, फिर 10 ml निकाल करके फिर 90 ml जल में घोला, तो ऐसे करके जब हम 5 से 8 बार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका जो कलर होता है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही हल्का हो जाता है। यानी जहाँ पे गुलाबी डार्क था, यहाँ पे एकदम तनु हल्का गुलाबी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो गुलाबी कलर आ रहा था वो कहीं ना कहीं डार्क जो कलर आ रहा था इसके अवयवी कणों के कारण आ रहा था। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे, अगली टॉपिक पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण की बात करेंगे। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली पॉइंट आती है, पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यानी अगर आप किसी भी पदार्थ, जैसे इसी को ले लीजिए, चाक है, पानी में डाला तुरंत निकाल लिया, पानी में डाला तुरंत निकाल लिया, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो पदार्थ होता है ये जल के कुछ अणुओं को सोख लेता है। यानी उस जल का जो कुछ भाग जो होता है वो इस चाक के अंदर प्रवेश कर जाता है, पूरा नहीं, कुछ ही तक। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि चाक जो आपका ठोस है ना, तो इसके जो अवयवी कण है उनके मध्य कुछ न कुछ रिक्त स्थान है, तभी तो जल उसमें प्रवेश किया है ना।
तो जो रिक्त स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो पहली पॉइंट्स आपकी क्लियर, और वो क्या है कि किसी भी ठोस पदार्थ के मध्य, अणुओं के मध्य, किसी भी ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान होता है जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी अगर हमको पुष्टि करना है, रिक्त स्थान होता है, तो हमने आपको चाक का एग्जाम्पल बताया। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप क्या करिए कि एक कांच का जार ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। उसमें पहले आप 250 ml जल ले लीजिए, फिर 250 ml उसमें अल्कोहल ले लीजिए, मिलाइए नहीं। फिर इसके बाद उसको उलट कर रखिए। जब आप उसमें अल्कोहल डालेंगे तो देखेंगे कि जल में अल्कोहल, अल्कोहल में जल धीरे धीरे आपस में घुल रहा है। तो कहने का मतलब अणुओं के मध्य क्या मिल रहा है आपको? स्थान मिला, तभी तो वो आपस में मिक्स हो रहा है ना? उसी स्थान को हम क्या कहेंगे? अंतराणविक स्थान कहेंगे। जैसे ये 5 उंगलियां थी, इन 5 उंगलियों को बांधने के लिए हमने आकर्षण बल लगाया, वैसे ही उन कणों को आपस में बांधने के लिए उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, जो कि एक दूसरे को बांधेगा, और जब एक दूसरे को बांधेगा तो वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। तो जब आपस में जुड़ेंगे तो उसका एक निश्चित शेप आएगा, आकार आएगा, और जब निश्चित शेप आएगा तो निश्चित आयतन होगा, और जब निश्चित आयतन मिल जाएगा तो निश्चित द्रव्यमान भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि ठोस की संरचना में अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो पहली पॉइंट आपकी ये निकल के आती है कि ठोस की संरचना होती है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से होती है। छोटे छोटे अवयवी कणों से होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो पहला पॉइंट सी हो जाएगा पदार्थ की संरचना में, क्या कि ठोस छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो एक बीकर ले लीजिए। सब कुछ करिए कि हमने ये बीकर ले लिया, अब इस बीकर में जल ले लीजिए। क्या लेंगे? जल। ठीक, इसमें आप कुछ अमाउंट जो है सुक्रोज यानी चीनी और कुछ अमाउंट नमक ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप चीनी के क्रिस्टल को, चीनी की साइज थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, जैसे मिश्री ले लीजिए, मिश्री उसकी साइज चीनी से बड़ी होती है, ठोस होता है। अब उसको जब आप जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगी? उसमें विलीन हो जाएगी, तो उसके अवयवी कणों को आप नहीं देख पाएंगे, है ना? तो वो जब छोटे छोटे कणों में टूटता है तो वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे जब आप नमक लेंगे, नमक में जब नमक को पानी में डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो नमक के छोटे छोटे कण हैं, मतलब जो ठोस अवस्था में था, वो धीरे धीरे विलीन हुआ। लेकिन विलीन नहीं हो पाता है वो पूर्ण रूप से, वो आंशिक रूप से विलीन होता है, और आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे कण जो है पानी में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं
कि जहाँ एक बड़ी साइज के नमक का निर्माण जो है एक छोटे छोटे कणों से होकर के बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर? पहली पॉइंट। अब हम दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो जो दूसरी पॉइंट्स आपकी आती है, इसी में आप देखें, जब हम नमक को घोले हैं तो इसके छोटे छोटे कण जो है आपको प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब ये हो गया, दूसरी पॉइंट यही हो जाएगी कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो क्रियाकलाप देखें, तो क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, लाल दवा जिसको कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 3 क्रिस्टल लेते हैं और उन 3 क्रिस्टलों को 100 ml जल में घोलते हैं। ठीक। इसके बाद इस घोल में से जो 3 क्रिस्टल हमने जो है ये ऐसे करके लिया, ठीक है, मान लीजिए 100 ml हो गया। अब 3 क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट, 100 ml में घोला है जल में। ठीक। अगली पॉइंट्स बता रहा है कि इस घोल में से लगभग 10 ml निकाल लीजिए। किसमें से?